हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गीतांजलि आईएएस क्लासेस में। आज हमने कल पढ़ा था आपका केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का आज नया लेक्चर आपका होगा। कल हम करा चुके थे आपको परमाणु के बारे में। केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको दे चुके थे, तो वो तो बेसिक था, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, थोड़ा सा ठीक है। उसमें से थोड़ा डीपली हम पढ़ेंगे आज उसको। तो उसको समझते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर होगा आपका, ठीक है। तो हम उसको समझेंगे आज अच्छी प्रकार से। जो हमने कल पढ़ा था उसको अच्छी प्रकार से, जिसने नई वीडियो देखी है वो वीडियो देख करके उसको पढ़ ले अच्छी प्रकार से, ठीक है। तभी उसको पढ़ोगे तो नेक्स्ट समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप पहली पढ़ोगे वीडियो तो उसके बाद ही दूसरी वीडियो आपकी समझ में आएगी, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री इतनी आसानी से समझ में भी नहीं आती, ठीक है। तो उसको समझना है, थोड़ा ध्यान से समझना है उसको, तो समझते चलना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। हम कल आपको बता चुके थे, परमाणु के बारे में बता चुके थे कि परमाणु क्या होता है। परमाणु को सबसे पहले किसने बताया परमाणु के बारे में, परमाणु कैसा कण होता है, परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा कण होता है, सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। तो इससे छोटा कोई भी पार्टिकल नहीं हो सकता। अगर किसी भी चीज़ को हम, कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ को तो विभाजित करते हैं छोटे छोटे कणों में, तो एक ऐसा कण आता है जिसके बाद वो विभाजित नहीं हो सकता, तो उसी कण को हम कहते हैं परमाणु। जो कभी भी विभाजित नहीं हो सकता, उससे छोटा कण नहीं बन सकता, तो उसे ही हमने परमाणु कहा, जिसे अविभाज्य कण भी कहा जाता है, ठीक है। अविभाज्य कण भी उसे ही कहा जाता है, उसे ही हमने परमाणु कहा था, ठीक है। तो उसी के बारे में हमने मॉडल बताए थे आपको, ठीक है। कुछ डाल्टन ने बताया, तो सबसे पहले महर्षि कनाद ने बताया था उसके बारे में, ठीक। फिर डाल्टन ने बताया, तो इस प्रकार से हम उसके बारे में चलते चले जाते हैं। तो परमाणु की स्ट्रक्चर हमने बता दी थी कि परमाणु के स्ट्रक्चर में क्या था, परमाणु को क्या थे, उसमें कितने स्ट्रक्चर में बनाया हुआ था उसको। एक तो उसके अंदर क्या पाया है, उसका आपका प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने करी, इलेक्ट्रॉन की किसने करी, न्यूट्रॉन की किसने करी थी, ये हम सब बता चुके थे। इलेक्ट्रॉन पे कितना द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन पे कितना द्रव्यमान होता है, और आपका न्यूट्रॉन पे कितना द्रव्यमान होता है, ये हम करा चुके थे। आवेश के बारे में बता चुके थे कि आवेश इन पे कितना कितना होता है, वो सारा हम करा चुके थे कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, प्रोटॉन पे कितना आवेश, और न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है। आपकी इनकी यूनिट भी बताई थी हमने कि ईएसयू में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितनी होती है उसकी मात्रा, ठीक है। तो ऐसे ही चार्ज की मात्रा हमने ईएसयू में बता दी थी, ऐसे ही द्रव्यमान किलोग्राम में था, और आपका एएमयू में, एएमयू कितने बराबर होता है, तो ये हम बता चुके थे कितने के इक्वल एएमयू होता है। ये सारी चीज़ हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। आज नेक्स्ट हम उसके बाद पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा चल रहा था, शायद स्टार्ट हो चुका था सोमरफील्ड। तो सोमरफील्ड का जो आपका मॉडल था वो हम स्टार्ट कर चुके थे, तो ध्यान से समझना। आज सोमरफील्ड का हम कर चुके थे, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। सोमरफील्ड, तो सोमरफील्ड ने क्या बताया, तो ये हमें थोड़ा सा समझना है कि सोमरफील्ड क्या बताया था इन्होंने अपना बताया 1919 के लगभग। इन्होंने क्या दिया बच्चों, 1919 में इन्होंने अपना मॉडल दिया। तो बताया क्या उसमें, उन्होंने उसमें बताया कि जो आपका परमाणु होता है, परमाणु के अंतर्गत सेल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। परमाणु किन से बना होता है, सेल से बना होता है। और सेल के अंतर्गत क्या चीज़ पाई जाती है, आपसे ये पूछता है, ठीक है। आपकी सेल है, सेल से मिलकर के आपका परमाणु बना होता है। आपके न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, आपके परमाणु के अंतर्गत होती हैं। जो सेल बने होते हैं, उन सेल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आपसे ये बताया इसने, ठीक है, सोमरफील्ड ने। तो इसने बताया कि जो आपके परमाणु होता है, परमाणु के अंतर्गत सेल होती है, और सेल को ही हम क्या कहते हैं, कोश कहा जाता है इसको, ठीक है, कोश कहते हैं, या इसको ऑर्बिट भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, ऑर्बिट भी कहा जाता है, या इसको कक्षा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें किसे कहा जाता है, आपके सेल को कहा जाता है। ये सेल होती है, माना कि ये आपका परमाणु का क्या होता है, नाभिक। इसके बाहर इस प्रकार से आपकी क्या होती है बच्चों, ये सेल होती है। ये कक्षाएं होती हैं, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, ठीक है। ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। इस प्रकार से जो है आपकी ये कक्षाएं होती हैं परमाणु के अंतर्गत। इन कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं, इन कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन। तो ये पूछता है कि इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है। इनको भी नाम रखा गया K, L, M और N।
इस प्रकार से इनको नाम रखा गया। तो वही बताया इसने कि जो आपकी सेल होती हैं, कक्षाएं होती हैं, परमाणु में कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में क्या क्या चीज़ पाई जाती है आपसे ये बताया गया। किसने? सोमरफील्ड ने। तो ध्यान से समझना बच्चों इसको। इसने बताया कि जो आपकी सेल होती है, सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ आपके कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, कक्षक कहते हैं या इन्हें उपकोष कहा जाता है बच्चों। क्या? उपकोष, उपकोष या सब सेल। तो ये क्या कहा? ये बताया कि आपकी जो सेल होती है, सेल के अंदर उपकोष पाए जाते हैं या कोष के अंदर उपकोष पाए जाते हैं। इनमें इनको डिवाइड किया जाता है, इनमें विभाजित किया जाता है उपकोष में। ठीक है, तो सेल को किस में डिवाइड किया? आपका उपकोष में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और जो ये उपकोष होते हैं, उपकोष, अब इन उपकोष को क्या कहा? इन उपकोष में ही आपके पाए जाते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स, तो ये ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, ये ऑर्बिटल्स किस में पाए जाते हैं? उपकोष में। यानी कि ऑर्बिटल से मिलकर के आपका उपकोष बना होता है, उपकोष से मिलकर के आपका कोष बना होता है सेल, और सेल से मिलकर के आपका परमाणु बना होता है। तो ये डिवाइडेशन बताया कि इस चीज में जो है इनके विभाजित होते हैं, वो सोमरफील्ड ने बताया। और ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाते हैं। तो ये चीजें क्या है? इसने डिवाइडेशन कर दिया सोमरफील्ड ने। इस डिवाइडेशन में इसने क्या बताया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने सेल होते हैं, कितनी कक्षाएं होती हैं। तब ये ध्यान से देख लेना। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारी सेल होती है, सेल। ठीक है, या कक्षा। इसमें बताया, इसमें आपके उपकोष होते हैं, उपकोष। तो उपकोष की ध्यान रखना है, उपकोष। ठीक है, सेल। तो उपकोष होते हैं, उपकोष कौन से होते हैं? इसमें आपके S होता है, P होता है, D होता है और F। 4 प्रकार के क्या है? आपके उपकोष पाए जाते हैं एक सेल में। ठीक है, जो सेल होती है, सेल में तो आपके देखते हैं परमाणु के अंदर सेल होती है, कक्षाएं होती हैं, उनमें क्या आते हैं? आपके पाए जाते हैं उपकोष। अब आपके उपकोष जो होते हैं, इन उपकोष में क्या होता है? इन उपकोष में आपसे पूछता है कि ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, ऑर्बिटल्स। तो आपसे ऑर्बिटल्स पूछ ले तो ऑर्बिटल्स कितने पाए जाएंगे? आपसे ये पूछेगा। जो आपका S होता है, S में 1 ऑर्बिटल्स पाया जाता है, P में 3 ऑर्बिटल्स, D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और F में कितने होते हैं बच्चों? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इतने ऑर्बिटल्स आपके S में, आपसे डायरेक्ट प्रश्न यही पूछता है कि P में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, F में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इनको भी क्या है? कक्षक कहा जाता है बच्चों, इनको भी एक। ठीक है, क्या कहा जाएगा? इनको भी कक्षक, ऑर्बिटल्स होते हैं। आपसे ये प्रश्न आएगा कि जो ये ऑर्बिटल्स हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आपके? तो इलेक्ट्रॉन्स आपसे जब पूछेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन्स बताना है कि जो आपका एक उपकोष, एक ऑर्बिटल्स होता है, एक ऑर्बिटल्स में, यहाँ पे लिख लेना इसको, एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। ये याद रखना कि एक ऑर्बिटल्स में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके बाद S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? S में एक ऑर्बिटल से, एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद P में कितने हैं? 3, एक में 2, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चों। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? P में 6 हो जाएंगे। ऐसे ही D में चलते हैं, D में कितने? 5 और वहाँ पे 2, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपके S कक्ष में पूछा जाए कि S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। P में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। D में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। F में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, इतने पॉइंट्स आपसे पूछेंगे तो ये ध्यान से आपको बताना है कि इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये। ठीक है, तो आपसे इनका क्या पूछेगा? जो ये आपका S उपकोष होते हैं, इनका आकार कैसा होता है बच्चों? आकार आपसे पूछ ले, आकार। जो S होते हैं, S उपकोष, ये किस आकार का होता है? ये आपका स्फेरिकल होता है, गोलाकार बच्चों। स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है जिसे हम गोलाकार कहते हैं।
ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि स्फेरिकल यानी कि एस का जो आपका आकार होता है एस उपकोष का वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है या डंबल होता है। पी का होता है आपका डंबल, जिम में जो डंबल होते हैं ना उस तरह के, ठीक है बच्चों, ऐसे बना होता है डंबल, उठाते हैं इसको ऐसे यहाँ से, तो ऐसे बना होता है डंबल की तरह, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका पूछता है कि इसका आकार डी का कैसा होता है। इसका डबल डंबल की तरह होता है आपका, ठीक है, इस तरह से डबल डंबल की तरह आपका इसका आकार होता है। केवल नाम नाम याद रखने, आपसे वहाँ चित्र नहीं पूछेगा, केवल क्या है इसका आकार डंबल की तरह होता है पी का, डी का डबल डंबल की तरह, और इसका जो आकार होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है कुछ बच्चों, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आपसे पूछा जाए किसका आकार होता है, वो एफ का आकार होता है। एफ उपकोष का आकार जो होता है उसका साइज जो होता है वो दिखने में कैसा है, वो ऐसा होता है आपका कॉम्प्लेक्स टाइप का, ठीक है। ये आपका होता है डबल डंबल, ठीक है, इसको क्या कह देंगे हम, डबल डंबल, डबल डंबल रख लेना इसका याद बच्चों, ठीक है। ये आपका आकार हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप इतनी बातें याद रख लेते हो, इसी में ही आपके 20-25 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, इसी इतने कंसेप्ट में 20-25 के ज़्यादा ही प्रश्न इससे आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें से कितने भी प्रश्न बना सकता है वो, कैसे भी प्रश्न बना ले, आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। एनटीपीसी में जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं, इसको नोट करते रहना। इसमें से जो है कंसेप्ट में से आपका इससे बाहर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं बनेगा। अगर इससे प्रश्न आता है आपका तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं बनेगा, आप उसको आसानी से कर सकते हो, वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना बना दे, लेकिन इससे बाहर नहीं बना सकता, ये पक्का याद रखना, ठीक है। चलिए इसके बाद समझते हैं आपका आगे। देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें आगे क्या बताया इसने, ये देखना ध्यान से। ये आपका होता है यहाँ पे, ये नाभिक था आपका, इस छोटा बना देते थोड़ा सा, ठीक है। ये है आपका नाभिक, और इसके बाहर ये कक्षा है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा है बच्चों, ठीक है। तो यह है आपकी चौथी कक्षा। तो इस प्रकार से आपकी जो कक्षाएं बताई गई हैं इसे बताया गया है के, इसको एल, इसको एम और इसको एन। ये आपकी के सेल हो जाती है, ये एल सेल और ये एम सेल, ये एन सेल। ये के कक्षा, ये एल कक्षा, इसका नाम एम कक्षा और इसका एन कक्षा। ये नाम होती है, इनके नाम क्या होते हैं, शेल होते हैं। यानी कि ये शेल हो गई एन सेल, ये एम शेल, ये एल सेल और ये आपकी के शेल। इस प्रकार होती हैं ये आपकी कक्षाएं। परमाणु है, ये नाभिक हो गया आपका। यहाँ पर आपके प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन इसके अंदर। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के बना होता है आपका नाभिक। लेकिन इसके बाहर जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। आपने पढ़ा हो थॉम्सन का नियम, बताएंगे आपको थॉम्सन का नियम। थॉम्सन ने क्या बताया था नियम में, थॉम्सन ने यही बताया था कि इसके बाद जो आपका नाभिक होता है और इसके बाद जो कक्षाएं होती हैं उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। ये धनावेशित होता है और ये आपका ऋणावेशित होता है। एक तरबूज के आकार का प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, वो आपका थॉम्सन ने दिया था, वो इसी पर आधारित है, ठीक है। वो भी क्लियर करेंगे आपका, समझते चलना पहले ध्यान से, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आपका, सबसे पहले हमने आपको उपकोष बताए। तो जो पहली कक्षा है इसमें, पहली कक्षा से मतलब 1, 1 का मतलब S, 1S हो जाएगा बच्चों, ठीक है, S, 1S, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है, दूसरे में क्या होंगे 2S 2P, ठीक है। पहली में केवल S और आता है उपकोष, दूसरी में S और P दो आते हैं, तीसरी में S भी आएगा, P भी आएगा और D भी आता है उपकोष, और चौथी में आपका S भी आएगा, P भी आता है और D भी आएगा और F भी आता है। ये चौथी कक्षा हो गई आपकी। पहली कक्षा में केवल S आता है, S उपकोष। दूसरी कक्षा में S और P दोनों उपकोष होते हैं। तीसरी कक्षा में क्या होते हैं, S उपकोष और P और D
तीनों उपकोष होते हैं। और चौथी कक्षा में क्या होता है, एसबी होता है, पीबी और डीबी और एफ, चारों उपकोष पाए जाते हैं चौथी कक्षा में। तीसरी में 3, दूसरी में 2 और एक में 1 होता है केवल। ठीक है, याद रखना। तो यही होते हैं आपके कहाँ से, इसे कहते हैं निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर। निम्न ऊर्जा स्तर से ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्थानांतरण होता है वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल बच्चों। ठीक है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। जो आपका पहली कक्षा होती है उसके लो एनर्जी होती है, उसके बाद सेकंड कक्षा की हाई एनर्जी होती है, उसके बाद किसकी, एम की, उसकी उससे ज़्यादा हाई एनर्जी, इसके बाद एल की, उससे ज़्यादा हाई एनर्जी। तो एनर्जी के आधार पे देख लेते हैं एनर्जी का क्रम। एनर्जी, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, सबसे पहले के की कम, उससे ज़्यादा एल की होती है, उससे ज़्यादा एम की होती है और उससे ज़्यादा एन की। अगर आपसे कभी कभार किसका क्रम पूछ ले जाए कि एनर्जी के आधार पर के की एनर्जी कैसी कितनी होती है, एल की कितनी होती है, एम की कितनी, एन की कितनी, अगर बढ़ता हुआ क्रम पूछ लिया जाए आपको, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाए एनर्जी के आधार सापेक्ष में, तो आपको ये लगाना है। ठीक है, तो एनर्जी होती है सबसे कम इसकी, फिर उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। जितने भी आपके उपकोष बढ़ते चले जाते हैं आपकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा उसकी बढ़ती चली जाती है कक्षा की। ठीक है, चलिए अब इसमें आपके इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं बच्चों, ठीक है, ये इतना आसान तरीका है, इतना आसान तरीका आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ये वाला जो टॉपिक है इसे बच्चों के समझ नहीं आता, लेकिन अगर थोड़ा सा तरीके से उसको समझाया जाए तो बच्चे आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन इतनी आसानी से कहीं पे उसको समझाया नहीं जाता, यही प्रॉब्लम्स होती है। अब क्या है, ये बच्चे इसको पता नहीं कि कैसे कैसे भरते हैं, बस रट लेते हैं कि ऐसे उसमें 1s2 2s2 इस तरह रट लिया, लेकिन ये नहीं पता कि वो आया कहाँ से, कैसे है। अगर इस चीज़ को बना लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो इतना आसान हो जाता है कि उसको बच्चों को कभी जीवन में भूल नहीं सकता उसको। ठीक है, उसको कभी नहीं भूल पाएगा अगर इस प्रकार से समझ लेता है। पहली कक्षा में एस आता है, दूसरी में एस और पी 2, तीसरी में 3, चौथी में 4 आ जाएंगे उपकोष। ठीक है, तो इसका एनर्जी लेवल कम होता है, इसका ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा और इसका उससे ज़्यादा। ठीक है, निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहाँ से यहाँ तो होता है इस तरह से। ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके सबसे पहले, जो आपका के होता है, के, एल, एम और एन, ये बराबर 1 लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसके बराबर 2, 3 और 4। तो इनके लिए जो n की वैल्यू होती है ये, ठीक है, ये क्या होते हैं, k के लिए n की वैल्यू भाई 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। तो ये n की वैल्यू होती है, जिससे हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सुना होगा आपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यहाँ पे देखते हैं हम कैसे लगाते हैं, कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो उसमें एक फॉर्मूला होता है 2n²। इसके अनुसार हम क्या बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा जाए कि जो पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रख लेना 2n², n का मतलब होता है k से, तो k में क्या है, n की वैल्यू 1, तो पहली कक्षा क्या है, k, तो k में कितना होगा भाई, k की जगह 1 रखना है हमें, 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। तो पहली जो कक्षा होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें 1 हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम दूसरी कक्षा में चलते हैं। दूसरी कक्षा है आपकी L, तो L के लिए इस फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो 2 × 2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 8 हो जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं दूसरे में। ठीक है, तीसरी में क्या है, m, तो तीसरी में क्या आ जाएगा आपका, m = 3 है, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, 3, 2 × 3 का स्क्वायर, तो कितने 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं थर्ड क्लास में। ठीक है,
और फोर्थ में आपसे पूछा जाए कि फोर्थ में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें भाई, अब इसमें यहाँ से लगा लेते हैं इसके अनुसार। ठीक है, सोमरफेल्ड ने कैसे बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोमरफेल्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास भरेंगे हम वो 2n² के फॉर्मूले के अनुसार भरते हैं। ये डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि कौन सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है, तो 2n² जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाएगा और यहाँ से आपको इसको समझना है। फोर्थ में ऐसे ही ले लेते हैं 4, तो क्या आ जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये होते पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 और चौथी में 32 आ सकते हैं। तो वो कहाँ से आए बच्चों, यहाँ से आए। ठीक है, उसको कैसे लिया, के की वैल्यू 1, L2 दूसरी कक्षाओं के क्रम के आधार पर उनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निर्धारित हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं इसका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे कैसे जो है इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं किस किस उपकोष में, ये आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे थोड़ा सा देखो बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे हम भरा जाता है। सबसे पहला आपका कौन सा आएगा, इसमें भरेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1s लिख दिया हमने बच्चों। ठीक है, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, 3p, 3d में भरेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका 4s, 4p, 4d, 4f, तो ये ऐसे भरना स्टार्ट होता है। यहाँ से इसमें भरेगा पहले, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, यहीं से पहला, फिर इसके बाद ये दोनों, फिर इसके बाद ये भरेंगे, फिर इसके बाद ये भरना स्टार्ट होते हैं। यहाँ से याद रख लेना, कभी कंफ्यूज नहीं होगा, कभी नहीं भूलेंगे, जीवन भर भूलने की कोशिश कर लेना तब भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको याद रखना, इतना आसान तरीका है, इतना आसान तरीका कहीं पे नहीं मिलेगा, ना ही कहीं पे होगा बच्चों। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझते चलना। तो यहाँ से कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इसको भर सकते हो। ठीक है, चलो अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक मान लिया एटॉमिक नंबर दे दिया आपको 14, तो एटॉमिक नंबर जब 14 दिया तो उसके लिए बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कितने में भरा जाएगा। 1s2, 2s2, 3p, 6 भर सकते हैं, 3s2, कितने 2 2 4 6 10 2 12 बचे कितने 2, तो क्या बचा 3s के बाद क्या बचेगा 3p2। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम भर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये है सोमरफेल्ड के अनुसार, तो ऐसा कर सकते हो आप, तो ऐसा याद रखना। तो यानी कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को किस में भरते हैं बच्चों, 1s में भरते हैं, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। s में हमें पता है केवल 2 भर सकते हैं मैक्सिमम, वो हमने पहले पढ़ लिया उससे पहले। फिर p में आएगा यहाँ पे 2p, यानी कि इसका मतलब क्या है 2p, तो p में कितने मैक्सिमम भर सकते हैं हम, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इसमें भर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3s में आएंगे, 3 कक्षा में चलेंगे। ठीक है, फिर 3p में जाएगा, 3d, इस प्रकार से क्रमवाइज हम इलेक्ट्रॉनों को भरते चले जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। चलिए इसमें से आगे आगे हम चलते जाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तो ये याद रखना बच्चों। ठीक है, चलिए आपसे ये पूछेगा, अब ये बताइए आपसे कि 2p² दे दिया उसने, 2p²। अब बताइए इसमें ये 2 किस चीज को दर्शाता है, ये किसे दर्शाता है और ये क्या दर्शाता है। 3 पॉइंट रहेंगे आपके, इनमें से एग्जाम में ये सिंबल दे करके आपको कुछ भी पूछेगा कि ये क्या क्या दर्शाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है कि कौन सी कक्षा है, ये बताएगा आपको सेल, कि ये जो भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन ये कौन सी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसमें सेकंड कक्षा का, दूसरी कक्षा, तो दूसरी कक्षा क्या कहा जाएगा, इसमें एल कहा जाता है बच्चों। ठीक है, एल का, तो ये एल में भरा जाएगा। इसका मतलब होता है आपका उपकोष, तो ये क्या दर्शाता है आपका उपकोष, तो यानी कि दूसरी कक्षा के कौन से उपकोष में भरे हुए इलेक्ट्रॉन है, तो ये उपकोष होते हैं जिसे सबसेल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये किसे दर्शाएंगे आपके 2, ये दर्शाते हैं आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या को, कि आपके इस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। दूसरी कक्षा के p उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये चीजें इनको दर्शाती हैं। इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो आपका गलत नहीं होगा। आपको कंसेप्ट पता है, वो कुछ भी पूछ ले, A to Z कुछ भी पूछ ले तो आपका गलत नहीं होगा। 3D पूछ ले,
अब ये कक्षा का मतलब इसका सेल है, तो यह 3 कक्षा को दर्शा रहा है, यह डी उपकोष को दर्शा रहा है। ठीक है बच्चों, ये उपकोष को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, तो इसमें डी उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस प्रकार से आपको ये दर्शाता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये बातें आपकी हो गई या। चलिए इसके बाद समझते हैं थोड़ा सा और, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ये देखो बच्चों, यहाँ से एक इसके बाद आता है आपका सबसे पहले जैसे 1900 लगभग 21 की बातें हैं। 1921 में बोहर और बरी का नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे 1921 में किसने, बोहर व बरी ने क्या दिए थे, मॉडल दिया, बोहर बरी मॉडल दिया गया। फिर इसके बाद 1924 में एक मॉडल दिया गया, किसके द्वारा, वो डी ब्रोगली के द्वारा बच्चों, डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने एक मॉडल दिया अपना, एक सिद्धांत दिया, वो कैसे दिया, 1924 में दिया। उसने दिया आपका इलेक्ट्रॉनों के क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स डुअल नेचर। इसका बहुत नियम बहुत फेमस है, इलेक्ट्रॉन्स डुअल नेचर, इलेक्ट्रॉन की यानी कि द्वि प्रकृति। तो इलेक्ट्रॉन की द्वि प्रकृति का जो नियम है वो किसने दिया था आपका, वो आपका डी ब्रोगली ने दिया था। तो इसमें दूसरी नेचर में क्या मतलब है इसका मतलब पूछा है कि इसने कहा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक कण के रूप में भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन कण के रूप में भी होते हैं और दूसरा इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में भी होते हैं, तरंग के रूप में भी हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसने बताया कि ये कण के रूप में भी हो सकते हैं और तरंग के रूप में भी हो सकते हैं, इन्होंने ये बताया। तो इन्होंने इसे कहा गया डुअल नेचर। ठीक है, इसे ही कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर। इसके बाद आपका एक और वैज्ञानिक आते हैं लगभग 1926 में। 1926 में एक वैज्ञानिक ने और ने दिया जिसे कहते हैं श्रोडिंगर। क्या बच्चों, श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर नाम के एक वैज्ञानिक थे आपके, तो श्रोडिंगर नाम के वैज्ञानिक ने नियम दिया, इसे कहा जाता है आपका आधुनिक परमाणु सिद्धांत। इन्होंने दिया आधुनिक परमाणु सिद्धांत। तो ये पूछा जाता है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया, आधुनिक परमाणु सिद्धांत आपका श्रोडिंगर ने दिया था 1926 में। ये परमाणु से संबंधित है बच्चों। ठीक है, इसने जो परमाणु सिद्धांत बताया, इसमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या है, तरंग के रूप में चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का तरंग सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन का तरंग सिद्धांत दिया, जिसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का तरंग सिद्धांत, जो आपकी एक प्रकृति थी ये इलेक्ट्रॉन की, तो इस प्रकृति को इन्होंने प्रतिपादित किया, इसके बारे में बताया, और इसी को आधुनिक परमाणु सिद्धांत की संज्ञा दे दी गई। किसके द्वारा, श्रोडिंगर के द्वारा 1926 में बच्चों। इतनी बात आपको याद रखनी है, अगर आप इतनी बात याद रख लेते हो तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, आपका एग्जाम में प्रश्न इससे बाहर नहीं मिलेगा, एनटीपीसी में इससे बाहर जितने भी केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, इसको समझ करके पढ़ना है, ध्यान से उसको समझते हुए। ठीक है, चलिए आइए। इसके बाद एक नियम और दिया जाता है आपका 1927-28 की बात है। 1927-28 में एक हाइजेनबर्ग नाम के वैज्ञानिक थे, क्या था, हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग के नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया। ठीक है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत भी कहा गया, जिसे कहा जाता है अनिश्चितता का सिद्धांत बच्चों, निश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ
ऑफ अनसर्टेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी भी इसे कहा जाता है नॉन डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल, डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल भी इसे ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल, नॉन डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल भी इसी को कहा जाता है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। ठीक है, इसने क्या बताया? इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को एक साथ जो व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसी ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वह संवेग दोनों की एक साथ व्याख्या नहीं की जा सकती, एक साथ व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है बच्चों, इसने ये बताया अपने इस सिद्धांत में, नहीं की जा सकती। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको याद रखनी है, किसना? हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने दिया था। कब दिया था? 1927 और 28 में दिया था। ठीक है, जो आपका आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? आपका श्रोडिंगर ने दिया था, 1926 में दिया था, जिसे आपका इलेक्ट्रॉन का तरंग सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, वो किसने दिया था? वो आपका श्रोडिंगर ने दिया था। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, इतना आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो एक प्रश्न आपका बनता है यहाँ से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत आते हैं बच्चों, तो न्यूमेरिकल्स ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आगे आगे इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स को भी बताएंगे। अभी तो आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपके कभी समझ नहीं आती है, तो वो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप पढ़ोगे आपके फटाफट वो समझ में आती चली जाएंगी, तो ध्यान से समझना है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि एम सेल है, एम सेल, तो एम कक्षा कह सकते हो उसको, या एम कक्षा में प्रश्न पूछा जाए ऐसा कि एम कक्षा में ऑर्बिटल्स की और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं हमें, क्या बताने हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ऑर्बिटल्स कितने होंगे, बताइए। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और ऑर्बिटल्स कितने होंगे, निकाल करके बताइए। हमें पता है कि जो एम सेल होती है, तो एम सेल में कितने उपकोष होते हैं हमारे पास? एस होता है, पी होता है और डी। 3 उपकोष बताए थे, 3 उपकोष बताए। जो एस होता है, इसमें उपकोष जो ऑर्बिटल्स होते हैं कितने? 1 होता है, और इसमें 3 होते हैं, और इसमें 5 ऑर्बिटल्स। इसमें 1 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स कितने हो गए टोटल? आपसे पूछ जाए एम सेल में कितने ऑर्बिटल्स हो गए? टोटल 9 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं आपके। ऐसे वो एम सेल दे दे आपको, एन सेल दे दे, के सेल दे दे, एल सेल, कोई सी भी कक्षा दे दे, तो आपको निकालना है, ऐसे ही निकाल करके आपको बताना है। अगर आपने ऐसे निकालना सीख लिया तो आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, कहीं से भी आ जाए, इससे बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो कितने हो जाए इसमें? 9 ऑर्बिटल्स। आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, केवल आपको इतना देगा वो, इतना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आपको बताना है। अगर आपने कंसेप्ट समझा हुआ है तो आप बता पाओगे, अगर कंसेप्ट नहीं पूरा समझा तो कुछ भी नहीं बता पाओगे, आप खाली छोड़ दोगे। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने, हमें पता है कि एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? एक ऑर्बिटल्स में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एस में कितने होंगे? एक ऑर्बिटल से तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें पी में 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रटते हैं, बहुत ने रट लेता है कि भाई हमारी जो तीसरी कक्षा है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चौथी में 32 होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन। रटने से काम नहीं चलता है, रटने से केवल आप वही समझ सकते हो, लेकिन आपसे कभी भी पूछ ले जाए कि पी में कितना है, इसमें कितना है, कुछ भी दे करके अगर पूछ ले तो आप नहीं कर पाओगे इसको। अगर पूरा कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपको दे देगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि एन सेल में बताइए, एन सेल है आपकी, एन कक्षा, इसमें बताइए ऑर्बिटल्स की संख्या बताइए। ऑर्बिटल्स कितने होंगे एन में? तो एन में आपका होता है, आपका एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, एफ भी होगा। इसके लिए हमने 1 ऑर्बिटल, इसके लिए 3 ऑर्बिटल्स, इसमें 5 और इसमें 7। तो ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे बच्चों? ठीक है, 9 और 7
आपके 16, तो 16 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं आपके n में। n सेल में कितने ऑर्बिटल्स हो गए टोटल? 16 हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? ठीक है, एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। 16 में कितने? 32 इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्ट यहाँ से कर देना कि 32 इलेक्ट्रॉन्स आपके किस में होते हैं? आपके m सेल में होते हैं, n सेल में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका कर लेना है। आगे समझेंगे, नया टॉपिक होगा, आगे नया कंसेप्ट समझाएंगे, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, इतना आप कर लेना, इसको समझ लेना थोड़ा ध्यान से। देखो वीडियो को चाहे बार बार देख करके समझना, एक बार आपने इसको कंसेप्ट को समझ लिया तो आपको कहीं से भी प्रश्न बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको समझ लेना है। एनटीपीसी में ऐसे ही प्रश्न आएंगे और ऐसे हर बच्चा नहीं कर पाएगा, ये आप याद रखना। ठीक है, अब जो बच्चा इसको ध्यान से पढ़ लेगा वो कर पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना, ध्यान से समझना। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसे न्यूमेरिकल्स इतने आएंगे, इतने कि बच्चे जो है इसको समझ नहीं पाता है जल्दी से, तो ऐसे छोड़ देता है एग्जाम में। तो लेकिन आपको इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से समझ करके चलना है और ऐसे ही एग्जाम में आपको इसको कर देना है। ठीक है, एग्जाम में बहुत प्रश्न बनेंगे, ऐसे ही आएंगे प्रश्न। ठीक है, आगे क्वांटम संख्याएं आती है आपकी, क्वांटम संख्याएं, तो आपसे क्वांटम संख्याएं पूछता है, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरने स्टार्ट है, आगे आगे बहुत सारे मॉडल्स आएंगे आपके। ठीक है, तो उसमें समझना है कैसे कैसे भरेंगे, आसानी से समझने, बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ समझाएंगे उसको। ठीक है, ध्यान से समझना है। ठीक है, जिसने अब आगे क्या करना है आपको, जिसने भी वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, इसको शेयर भी कर दे, लाइक कर दे। ठीक है, इतना कर देना और ध्यान से इसको पढ़ते रहें। और नेक्स्ट लेक्चर आपका कल होगा, कल हम आपको करा देंगे। इसके बाद का पार्ट आपका कल मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।